कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल मैंने आपको उत्तराखंड करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से वो मैंने कराए थे। और उसमें एक बच्चा कोई लिख रहा था कि सर कुछ मेन पॉइंट तो नोट करवा दीजिए। देखो बच्चों, या तो मैं पहली बार करा रहा होता, वो तो रिवीजन क्लास थी ना, वो सारी क्लासेज आपको कराई गई हैं। और हो सकता है कि आप नए छात्र हो, आप पहली बार उस वीडियो को देख रहे हो, बट जो भी आपको कल कंटेंट दिया गया था वो प्रीवियस क्लासेस के बेस पे एक निचोड़ था कि हाँ एटलीस्ट आपको ये क्वेश्चन आपको याद होनी चाहिए, शायद इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, इसीलिए वो नहीं लिखाया गया, क्योंकि दो दो तीन तीन बार लिखाने से आपका भी समय बर्बाद होगा, मेरा भी समय बर्बाद होगा, इसीलिए मैं उसको लिखा नहीं रहा था। ठीक है, तो आज भी सिमिलर पैटर्न पे क्लास होगी, क्योंकि पेपर है 4 दिन बाद, यानी संडे को पेपर है। आज मैं लिखाऊं, उसके बाद उसको याद करो, उसके बाद जाओ, ये कोई मतलब फायदे का सौदा नहीं। कहने का ये मतलब है आप लिखिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मैं यहां लिखूं फिर उसको नोट करो, क्योंकि उससे क्या होगा, जो कंटेंट एक क्लास में कंप्लीट होगा उसको 2 क्लासेस लग जाएंगी, क्योंकि मुझे लिखने में वहां टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसलिए जैसे कि आर्थिक सर्वे है, बजट है, ये सब चीजें आपको मैंने कराई थी उत्तराखंड की, स्पेशली मैं नेशनल इंटरनेशनल नेशनल की बात नहीं कर रहा हूं, इसीलिए मैं उसी चीज को आपको जो महत्वपूर्ण पोर्शन है उसका वो रिवाइज करवाता हूं। ठीक है, देखिए पहली चीज मैंने आपसे कहा था कि आर्थिक सर्वे 22-23 के अनुसार उत्तराखंड का प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में योगदान कितना है। जीडीपी में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान कितना है मैंने पढ़ाया था। यानी उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2022-23 के अनुसार जीडीपी में, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है, उसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान, तो प्राथमिक क्षेत्र का था 12.36%, ये पढ़ाया था ना आपको, 12.36%। द्वितीयक क्षेत्र का था 4 यानी 46.21%, यानी 46.21%। और तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र का था 41.43%। अब सुन लिया होगा, वीडियो रोक के नोट कर लो नहीं आता है तो। और ये जो क्वेश्चन था बच्चों 2 या 3 बार पूछा जा चुका है कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का, तो ध्यान रखना द्वितीय क्षेत्र का है, यानी विनिर्माण क्षेत्र का। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था देखोगे उसमें सबसे ज्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का यानी तृतीय क्षेत्र का है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान विनिर्माण क्षेत्र या सेकेंडरी का है, यानी 46.21%। ठीक है, एक ही क्वेश्चन याद रखना। दूसरा मैंने क्या कहा था कि प्रति व्यक्ति आय, ये मैंने कल भी करा दी, 2,33,000 का अनुमान यहाँ पे सरकार ने लगाया है। इस वित्तीय वर्ष में जो पर कैपिटा इनकम जाएगी 2,33,000, 2,33,000 जो है हमारी प्रति व्यक्ति आय का अनुमान है। ठीक है, इसके साथ ही एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था बच्चों, राज्य में मसालों में सर्वाधिक जो प्रोडक्शन होता है अदरक, हल्दी, लहसुन का होता है। ठीक है, मसाला जो उत्पादन होता है उसका टॉप ये है, देखो, अदरक, हल्दी और लहसुन। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका होगा, अदरक का होगा, फिर हल्दी का होगा, फिर लहसुन का होगा। ठीक है, लहसुन जो भी लिखते हैं इनका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। मैंने बताया था ये घटता हुआ क्रम है, यानी अगर आपसे पूछता है कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान जो है, मतलब मसाले में सॉरी, किसका है, सबसे ज्यादा है अदरक का, फिर हल्दी का, फिर लहसुन का है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको कराया था, ध्यान होगा, हिमालयन मेगा फूड पार्क, हिमालयन मेगा फूड पार्क, इसकी स्थापना में की गई बच्चों महुआ खेड़ा काशीपुर में। ठीक है, महुआ खेड़ा काशीपुर में इसकी स्थापना की, ये भी मैंने आपको लिखाया था। साथ ही साथ मैरिनो भेड़ों का आयात करता है उत्तराखंड, यानी जो ऊन वगैरह है उसके लिए मैरिनो नाम की भेड़ का आयात करता है भारत। किस देश से करता है, ऑस्ट्रेलिया से करता है। ये क्वेश्चन बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। मैरिनो भेड़ का जो आयात होता है उत्तराखंड में वो ऑस्ट्रेलिया से होता है, ध्यान रखना। ठीक है, मैरिनो भेड़ कहां से मंगाता है उत्तराखंड, ऑस्ट्रेलिया से हम लोग क्या करते हैं, आयात करते हैं। इस क्वेश्चन को भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, साथ ही देखिए बच्चों इसमें बहुत से क्वेश्चन थे। वन पंचायत एक्ट कितने जिलों में लागू है अभी, यानी वन पंचायत एक्ट है 11 जनपदों में लागू। ठीक है, कितने में है, 11 जिलों में वन पंचायत एक्ट लागू है। अगर नहीं होगा तो एक उधम सिंह नगर, एक हरिद्वार में नहीं होगा मेरे ख्याल से, बाकी के 11 जिलों में जो है वन पंचायत एक्ट अभी लागू है, ये भी आपको मैंने पढ़ाया था। ठीक है, साथ ही साथ हमने एक क्वेश्चन ये भी देखा था कि उत्तराखंड में जो वन संसाधन है यानी फॉरेस्ट रिसोर्सेज है उनके मैनेजमेंट के लिए एक परियोजना चलती है। यानी उत्तराखंड में वन संसाधनों यानी फॉरेस्ट जो अपने आप में हमारे पास संसाधन है, रिजर्व है, या एक प्रकार से कहें हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उनके मैनेजमेंट के लिए जो हम लोगों ने स्कीम चलाई है, वो मतलब जो हम लोग प्रबंधन के लिए जो परियोजना चल रही है वो जाइका है। जाइका एक जापान के सहयोग से हम लोगों ने जाइका परियोजना चलाई है। जाइका परियोजना का संबंध
संबंध किसी से पूछता है तो वनों के प्रबंधन हेतु, जो कि 2014-15 से हम लोगों ने चलाया है। ठीक है, सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एक हमसफर अलर्ट ऐप भी यहाँ पे चल रही है। ध्यान होगा आपको, हमसफर अलर्ट ऐप पढ़ाया था मैंने आपको। ठीक है, यानी हमसफर अलर्ट ऐप का संबंध क्या है, सड़क दुर्घटनाओं को कम करने हेतु, और उत्तराखंड पूरे देश का पहला राज्य जिसने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हमसफर अलर्ट ऐप यहाँ पे लॉन्च किया था। ठीक है, अभी थोड़ा पुराना क्वेश्चन हो गया। इसी के साथ एक नया क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था, उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने हेतु एक आई-रेड एक स्कीम चल रही है, यानी इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। ठीक है, आई-रेड स्कीम का संबंध किसी से है बच्चों, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस जो है उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आई-रेड स्कीम चल रही है। अगर पूछता है आपसे आई-रेड स्कीम का संबंध किससे है, तो सीधे सीधे सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए या रोकने के लिए, यानी इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस। ठीक है, आई-रेड। दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना बहुत अच्छे से कराई थी और पूछ चुका है ईओ के एग्जाम में, सिमिलर जैसा लिखा था वैसा ही पेपर में क्वेश्चन आया था, आपने देखा होगा। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है आया था। ठीक है, उसमें पहला स्टेटमेंट दिया था कि ये स्कीम 2017 से लागू थी जबकि 2018 से लागू है। ठीक है, वही स्टेटमेंट गलत हो गया। बाकी उसमें जो मैंने लिखाया था कि पर्वतीय क्षेत्र में 50% सब्सिडी देगी अधिकतम 15 लाख तक, और मैदानी क्षेत्र में 25% सब्सिडी देगी सरकार अधिकतम 7.5 यानी 7.5 लाख रुपए तक की। यानी ये क्वेश्चन आपको कराया है। दीनदयाल होम स्टे योजना 2014 से शुरू हुई है, 2018 से शुरू हुई है, सॉरी। और जो पर्वतीय क्षेत्र में सरकार उसमें 50% सब्सिडी देती है। जो आप होम स्टे योजना लाओगे यानी आपको 15 लाख रुपए तक की क्या मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी। और अगर आप मैदानी क्षेत्र में करते हो तो आपको 25% की सरकार सब्सिडी देगी, आपके टोटल जितना भी खर्चा है, यानी आपको 7.5 लाख रुपए तक का क्या मिल जाएगा, सब्सिडी मिल जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको कराया था। साथ ही साथ हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था बच्चों, गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे की लंबाई कितनी है। ये चर्चा में रहा था, गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे। रोपवे होता है ना जो बाई एयर आप लोग जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ता है, ट्रॉली के माध्यम से जाते हैं, तो वो जो रोपवे है बच्चों 9.7 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, एक क्या पता ये क्वेश्चन पूछ सकता है, गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे ये है 9.7 किलोमीटर। ठीक है, गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे की लंबाई है 9.7 किलोमीटर। एक ये क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, सर्वाधिक बैंक की शाखाएं किस जिले में है, देहरादून में है। ठीक है, ये भी पढ़ाया था मैंने आपको। सर्वाधिक बैंक की जो शाखाएं हैं बच्चों देहरादून में है और सबसे कम रुद्रप्रयाग में है। यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं सर्वाधिक जो है देहरादून में रजिस्टर्ड है और सबसे कम रुद्रप्रयाग में, इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, एक ऑल इंडिया लेवल का क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन हर घर जल जो है 2024 तक उसको कंप्लीट करने का टारगेट है सरकार का, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपको आर्थिक सर्वे में ये वाला कराया था बच्चों, नमामि गंगा के अंतर्गत। ठीक है, देश के पहले नमामि गंगा के अंतर्गत देश के पहले हाइब्रिड एनयूटी पीपीपी मॉडल पर आधारित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हरिद्वार में स्थापित किया गया। यानी नमामि गंगा के अंतर्गत देश का पहला हाइब्रिड, यानी जो पीपीपी मॉडल यानी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र मिलके एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं। तो आप सीधे सीधे अगर ऐसे भी ध्यान रखोगे कि नमामि गंगा के अंतर्गत देश का पहला हाइब्रिड एनयूटी पीपीपी मॉडल आधारित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हरिद्वार में स्थापित किया गया, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके साथ ही एक ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने कल भी बताया था कि नीति आयोग ने जो अपनी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स निकाली है, उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में पहले स्थान पे है, पूरे देश में 9वें स्थान पे, जबकि तमिलनाडु जो है पूरे देश में पहले स्थान पे है। ठीक है, ये भी मैंने बताया था, जो अपने आप में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है। ठीक है, यानी निर्यात तैयारी सूचकांक जिसको आप लोग बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राइट ऑफ वे पॉलिसी का संबंध किस चीज से है, दूरसंचार व्यवस्था से। ठीक है, यानी जो टेलीकम्युनिकेशन होता है, जो अपने टेलीकॉम सेक्टर होता है ना, जैसे उसमें राइट ऑफ वे पॉलिसी 2018 में लेके आई थी उत्तराखंड सरकार। ठीक है, राइट ऑफ वे पॉलिसी 2018 की, ये है दूरसंचार क्षेत्र से, दूर टेलीकॉम सेक्टर। ठीक है, दूरसंचार क्षेत्र से राइट ऑफ वे पॉलिसी, ये भी मैंने आपको कराया। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वर्ष जो हमारा ये अभी फाइनेंशियल ईयर से पहले चला, हम लोगों के प्राथमिक सेक्टर का योगदान बता दिया मैंने आपको, जीडीपी में कितना है, द्वितीय क्षेत्र का कितना है, तृतीय क्षेत्र का कितना है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अगर सब सेक्टर देखोगे यानी उप क्षेत्र, उसमें कृषि क्षेत्र का सबसे ज्यादा है। द्वितीय क्षेत्र के सब सेक्टर देखोगे तो उसमें विनिर्माण क्षेत्र का सर्वाधिक है, और तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र के सब सेक्टर देखोगे उसमें व्यापार, होटल व जलपान ग्रह का सर्वाधिक
सर्वाधिक योगदान है। हालांकि इतना डीप आपसे नहीं पूछेगा, मोटा मोटा ध्यान रखना कि अगर उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है तो कृषि आ जाएगा। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र के किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है तो विनिर्माण क्षेत्र आ जाएगा। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र अथवा सेवा क्षेत्र के किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है पूछता है तो अपने आप में पर्यटन के आ जाएगा, व्यापार, होटल व जलपान वगैरह का आ जाएगा। ठीक है, ये टॉप जो आपके हैं वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों देखो 2022-23 में राज्य की आय का जो अनुमान है, हम लोगों की जो इनकम होगी, सर्वाधिक आय हमें टैक्स से मिलेगी। ध्यान रखना, ठीक है। लिखो वर्ष 2022-23 के अनुसार सर्वाधिक आय हमें टैक्स से प्राप्त होगी। टैक्स में दोनों टैक्स आएंगे तब, डायरेक्ट टैक्स प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, यानी प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, इससे मिलेगा तो सर्वाधिक होगा, वरना केंद्रीय अनुदान आ जाएगा। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा टैक्स होगा फर्स्ट में राज्य की आय सबसे ज्यादा किससे होगी, फर्स्ट में इससे, सेकेंड में तो सेंट्रल ग्रांट, केंद्रीय अनुदान, केंद्रीय अनुदान। ठीक है, अभी समझा रहा हूं इस क्वेश्चन को। ठीक है, पहला और सेक्टर, दूसरा सेक्टर लिखो, तीसरा तो छोड़ दो। अब देखना, जैसे टैक्स है बच्चों, इसका योगदान बता रखा है 48.08%। ध्यान से सुनना इसको, 08%, अभी समझाता हूं। ठीक है, और केंद्रीय अनुदान है, इसका जो बता रखा है अनुमान वो बता रखा है 42.75%, 42.75, यानी हमारी राज्य की आय का जो इनकम सोर्स होगा सबसे ज्यादा इससे होगा। दूसरा, अब देखो इसमें ध्यान रखना, अगर आपसे कुल टैक्स और केंद्रीय अनुदान दोनों ऑप्शन में दे तो आप कुल टैक्स मारोगे, क्योंकि इसमें डायरेक्ट टैक्स भी आ जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स, और सिर्फ क्वेश्चन में दे प्रत्यक्ष कर, सिर्फ क्वेश्चन में डायरेक्ट टैक्स दे तो भी ये हो जाएगा केंद्रीय, क्योंकि इनडायरेक्ट हटा दे, या सिर्फ क्वेश्चन में दे अप्रत्यक्ष कर तब भी क्या हो जाएगा, केंद्रीय अनुदान। अगर आपसे पेपर में पूछे कि राज्य की आय का सर्वाधिक स्रोत कुल टैक्स, जितने भी राज्य को टैक्स प्राप्त होते हैं तो ये हो जाएगा। बाई चांस अगर कुल टैक्स की जगह सिंगल टैक्स लिखा है तो ये हो जाएगा, इसको ध्यान में आप लोग रखोगे। ठीक है, विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्र, यानी हमारे उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्र में गेहूं बोया जाता है, इसको ध्यान रखना। अगर पूछेगा उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन से फसल बोई जाती है, गेहूं, धान, गन्ना, मडवा। ठीक है, टॉप 4 ये हैं, गेहूं, धान, गन्ना, मडवा, यानी उत्तराखंड में विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्र जो आएगा, सर्वाधिक क्षेत्र में गेहूं, धान, मडवा और गन्ना और मडवा। ठीक है, गेहूं, धान, गन्ना और मडवा, ये सब मैंने आपको कराया है, इसको ध्यान रखना, इसको क्या पता है क्वेश्चन पूछ सकता है, मडवा। ठीक है, ये गेहूं और धान, सबसे पहले गेहूं आएगा फिर धान आएगा। ठीक है, इसके अलावा हमने बच्चों 2021-22 में प्रति हेक्टेयर जो खाद्यान्न का उत्पादन हुआ 2.440 मेट्रिक टन। ठीक है, यानी मिलियन टन, मेट्रिक टन नहीं होगा। देखो वर्ष 2000 पूरा लिखो, वर्ष 2021-22 में प्रति हेक्टेयर खाद्यान्न का उत्पादन हुआ 2.440 मेट्रिक टन। ठीक है, इतना खाद्यान्न का उत्पादन हमने किया है वर्ष 2021-22 के अनुसार। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और ध्यान रखना बच्चों, इसमें जो हम लोगों ने सबसे ज्यादा आज तक उत्पादन किया वो शायद 2019-20, अभी बता दूंगा मैं कहीं पे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, सर्वाधिक फलों का उत्पादन होता है बच्चों अल्मोड़ा में। ठीक है, सर्वाधिक फल उत्पादक जिला है अल्मोड़ा। सबसे ज्यादा सब्जियों का उत्पादन होता है यूएस नगर में। सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन होता है टिहरी में, जबकि सबसे ज्यादा फूल या पुष्प का उत्पादन होता है हरिद्वार में। ठीक है, अल्मोड़ा में सर्वाधिक फल होते हैं। सर्वाधिक आपके जो दूसरा है सब्जियां होती है वो यूएस नगर में होती है। यूएस नगर जिले में सबसे ज्यादा जो मसाले होते हैं वो टिहरी में होते हैं, और सबसे ज्यादा पुष्प जो होंगे हरिद्वार में होंगे। मैं नहीं बता रही, उत्तराखंड सरकार का आर्थिक सर्वे अगर आप पढ़ोगे उसमें आपको साफ साफ देखने को मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये ध्यान रखना, राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र कहां पर है? राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र है नरियाल गांव चंपावत में। ठीक है, राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र लिखो, राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र है नरियाल गांव चंपावत में। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। एरोमा पार्क की स्थापना कहां पे की गई अगर पूछता है तो काशीपुर में। ठीक है, ये मैंने बता दिया, पीएम ने उद्घाटन किया था इसका 30 दिसंबर 2021 को, एक एरोमा पार्क काशीपुर में स्थापित किया। ठीक है, सबसे ज्यादा दुग्ध समितियां कहां पर हैं? दुग्ध समितियां, यानी सबसे ज्यादा दुग्ध समितियां, यानी जो अपने आप में मिल्क कमिटीज हैं वो नैनीताल में स्थापित है। सबसे ज्यादा दुग्ध समितियां हैं नैनीताल में। इसके अलावा सबसे ज्यादा मत्स्य उत्पादन, मछली का उत्पादन जो करता है बच्चों यूएस नगर करता है। टॉप में ध्यान रखना, उत्तराखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक मत्स्य का उत्पादन, मछलियों का उत्पादन करता है? यूएस नगर, फिर हरिद्वार। ठीक है, ध्यान रखना, फर्स्ट में यूएस नगर, सेकंड में हरिद्वार। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष जनपदवार वनाच्छादित क्षेत्र, यानी सबसे ज्यादा
वन आच्छादित यानी परसेंटेज में नैनीताल है, और टोटल फॉरेस्ट जो कवर करता है वो पौड़ी करता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लिखो भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष, यानी उसका भौगोलिक क्षेत्र कितना है, उसमें से कितना परसेंट में फॉरेस्ट है, तो नैनीताल हो जाएगा। लिखो भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष सर्वाधिक वन क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष सर्वाधिक वन क्षेत्र नैनीताल होगा, और टोटल फॉरेस्ट यानी कुल वन क्षेत्र अगर पूछता है तो पौड़ी हो जाएगा। कुल वन सबसे ज्यादा किसमें है, पौड़ी, ठीक है, क्षेत्र सर्वाधिक है पौड़ी में। ये ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, आप समझे नहीं शायद। देखो अगर जैसे नैनीताल का इलाका 100 है, ठीक है, अगर इसके 70% पे क्या है, फॉरेस्ट है, तो 100 का 70% फॉरेस्ट का मतलब 70% पे फॉरेस्ट हो गया। इसका मतलब क्या है, सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष सर्वाधिक क्षेत्र पे नैनीताल। अगर उसका किसका, पौड़ी का 1000 इस क्षेत्रफल है और उसमें 400 में है, तो देखो अब दिखेगा तो आपको 400 में, फॉरेस्ट कवर कितने में दिखेगा, 400 में, यहाँ कितने में 70, लेकिन ये दिख कौन ज्यादा रहा है, ये, लेकिन इसके बाद एरिया भी तो उतना ही ज्यादा है, लेकिन ये परसेंटेज में निकालोगे तो 50 से भी कम परसेंटेज हो जाएगा। तो सर्वाधिक आपका वन क्षेत्र पूछता है तो पौड़ी में हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना। एक ये क्वेश्चन बच्चों, सूचना प्रौद्योगिकी नीति, एक जैसे बायोटेक पॉलिसी बताया, ऐसी आईटी पॉलिसी यानी सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2018 में उत्तराखंड सरकार लेके आई, ठीक है। सर्वाधिक सीएससी सेंटर कहां पंजीकृत हैं, सीएससी सेंटर पता होगा ना आपको, जो नागरिक सेवाओं के लिए सीएससी सेंटर खुलते हैं, जहां से आप आधार के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपने जाति प्रमाण के लिए कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए कर रहे हैं, सीएससी सेंटर सर्वाधिक है बच्चों यूएस नगर में, यूएस नगर में सबसे ज्यादा पंजीकृत है, ठीक है। ये ध्यान रखना, सर्वाधिक सीएससी सेंटर जो है कौन सा, सिटीजन सर्विस क्या होता है इसका, जो है नागरिक सेवाओं से संबंधित होता है। सीएससी सेंटर आपने देखे होंगे, सर्वाधिक जो है यूएस नगर में क्या है, पंजीकृत है, ठीक। इसके अलावा देखना बच्चों, एक गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे है, ये भी बहुत फेमस है, 12.40 किलोमीटर। गोविंद घाट हेमकुंड रोपवे 12, जैसे मैंने केदारनाथ वाला बताया था ना, ऐसी गोविंद घाट हेमकुंड रोपवे बच्चों 12.40 किलोमीटर, 12.40 किलोमीटर। ये क्वेश्चन भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ बच्चों चंपावत में कोलीडेक झील है, आपने सुना होगा, वो कोलीडेक झील चर्चा में रही है, चंपावत में है, ध्यान रखना, कोलीडेक झील। और ल्वाली झील है अपने आप में, कहां पे, पौड़ी में, ठीक है। कोलीडेक झील पूछेगा तो चंपावत, ल्वाली झील पूछेगा तो अपने आप में पौड़ी में होगा, ठीक है। राज्य में अगर आप उद्योग देखोगे, इंडस्ट्री, तो वृहद उद्योग एक भी नहीं है, मध्यम उद्योग एक भी नहीं है, लघु उद्योग यहाँ पे 15 हैं बच्चों, और सबसे ज्यादा हैं सूक्ष्म उद्योग हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है राज्य में इनमें से सर्वाधिक किस उद्योगों की संख्या है, तो सूक्ष्म उद्योगों की होगी, ठीक है। बृहद उद्योग यानी बड़ा उद्योग कोई भी नहीं है, मध्यम उद्योग कोई भी नहीं है, लघु उद्योग 15 है, और सूक्ष्म उद्योग सबसे छोटे जो है बच्चों 4021 के समथिंग उसकी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से उसकी संख्या है, ठीक है। तो सर्वाधिक अपने आप में जो उद्योग हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखना, कौन से होंगे अपने आप में सर्वाधिक, मतलब जो सर्वाधिक उद्योग हैं कौन से हैं, वो लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग। राज्य की निर्यात नीति जो है बच्चों, ये तो छोड़ दो, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, सर्वाधिक निर्यात हमारे राज्य ने किया वर्ष 2019-20 में, यानी उत्तराखंड राज्य का किस वर्ष सर्वाधिक निर्यात हुआ, यानी जो सबसे ज्यादा दूसरी जगह सामान भेजा गया वर्ष 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में सर्वाधिक निर्यात हम लोगों ने किया था, ध्यान रखना, ठीक है। सर्वाधिक निर्यात कौन से ईयर हुआ, 19-20 में हुआ। लॉजिस्टिक नीति किस साल आई उत्तराखंड सरकार की, 2022 में, ठीक है। लॉजिस्टिक पॉलिसी आई बच्चों 2022 में, ये भी किससे, निर्यात से संबंधित है, और 2022 में हम लोगों ने क्या किया, लॉजिस्टिक पॉलिसी को लेके आए, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पर एक सर्वाधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप है, सीएससी सेंटर नहीं, स्टार्टअप मतलब जो नया उद्यम शुरू करते हैं, जिसको मान्यता है, सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप है देहरादून में, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखो, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप यहाँ पे है देहरादून में, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। इसके साथ बच्चों औद्योगिक आस्थान यानी सिटकुल के अंतर्गत वर्तमान में 8 क्षेत्र आते हैं, ठीक है। कौन कौन से आते हैं, हरिद्वार आता है एक, पंतनगर आता है 2, देहरादून का जो सेला कुई है जो कि फार्मासिटी के लिए जाना जाता है 3, कोटद्वार है जो कि ग्रोथ सेंटर के रूप में डेवलप है 4, देहरादून का आईटी पार्क 5, सितारगंज है 6, फिर सितारगंज का ही एक दूसरा है 7, और काशीपुर 8। बेसिकली हमारा सिटकुल के अंतर्गत ये क्षेत्र आते हैं। आपको ये नहीं पूछेगा कहाँ पे क्या है, आपको ध्यान रखना है देहरादून में 2 हैं, आईटी पार्क और सेला कुई, हरिद्वार में 1 हो गया 3, कोटद्वार है 4, इसके अलावा अपने आप में पंतनगर है 5, सितारगंज 2 है, यानी सितारगंज में 2 फेज है, खाली सितारगंज याद रखना, और एक काशीपुर भी अब धीरे धीरे उसके अंदर सम्मिलित कर लिया गया। तो औद्योगिक आस्थान जो है इसको ध्यान रखना, ठीक है।
उत्तराखंड में बच्चों एक रीप परियोजना चल रही है जो कि अपने आप में रूरल एंटरप्राइजेस एक्सेलरेशन प्रोजेक्ट है। ठीक है, ग्रामीण उद्यमों को वेग वृद्धि के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम जो लगाता है उनको एक्सेलरेट करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए एक प्रोजेक्ट चल रहा है, रीप प्रोजेक्ट परियोजना। तो लिखो उत्तराखंड में REAP। ठीक है, REAP यानी रीप प्रोजेक्ट है बच्चों, रूरल एंटरप्राइजेस एक्सेलरेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, यानी रूरल एंटरप्राइजेस एक्सेलरेशन प्रोजेक्ट यानी ग्रामीण उद्यमों की वेग वृद्धि के लिए कौन सा प्रोजेक्ट चलता है, रीप परियोजना चल रही है, जो कि 30 जून 2022 से हम लोगों ने क्या की है, लॉन्च की है पिछले साल, और ये 2 जून 2022 से इसने काम करना शुरू कर दिया था। तो रीप परियोजना पूछता है तो इसका संबंध पूछ गया तो ग्रामीण उद्यमों को एक्सेलरेट करने के लिए रूरल एंटरप्राइजेस एंड एक्सेलरेशन प्रोजेक्ट अपने आप में हम लोगों ने क्या किया बच्चों, चलाया हुआ है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान में रखोगे। ठीक है, प्लास्टिक पार्क खोला गया एक सितारगंज में। कहां पे खोला गया प्लास्टिक पार्क? सितारगंज में। इसको भी ध्यान में आप लोग रखोगे। ठीक है, निवेश क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा औद्योगिक आस्थान यानी सबसे ज्यादा जहां पे इन्वेस्टमेंट जाता है, सिडकुल का वो इलाका जहां सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है वो है बच्चों पंतनगर। ठीक है, यानी एकीकृत औद्योगिक आस्थान पंतनगर में सर्वाधिक हमारा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट जाता है, सिडकुल का जो पंतनगर का इलाका है। जबकि सबसे ज्यादा रोजगार जो हम लोग संचालित करते हैं, जॉब हमारी जो होती है वो हरिद्वार से होती है। ठीक है, हरिद्वार वाला छोड़ो, लेकिन इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा एकीकृत औद्योगिक आस्थान पंतनगर है, जबकि सर्वाधिक जॉब जो क्रिएट करता है औद्योगिक आस्थान वो कौन सा करता है, हरिद्वार वाला करता है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय बताया था मैंने अल्मोड़ा में है। कब हुई थी स्थापना? 11-12 फरवरी 2004 के आसपास। चेक कर लेना चाय विकास बोर्ड, ये ध्यान रखना। ठीक है, सर्वाधिक नगरीय बाजार हैं देहरादून में, यानी नगरीय बाजार सबसे ज्यादा है देहरादून में, और सबसे ज्यादा ग्रामीण बाजार हैं हरिद्वार में। ठीक है, सर्वाधिक नगरीय बाजार देहरादून में, सर्वाधिक ग्रामीण बाजार हैं बच्चों हरिद्वार में। इसके अलावा मार्जिनल जो बताया था हमने, सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम, लघु जोत 1 से 2 हेक्टेयर, ये मैंने पढ़ाया था, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखना हमने सबसे ज्यादा खाद्यान्न का उत्पादन किस वर्ष किया पूछता है, तो 2020-21 में हमने क्या किया बच्चों, सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन 2020-21 में हुआ था। ठीक है, सर्वाधिक खाद्यान्न का जो हमने उत्पादन किया था 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में किया था। ये क्वेश्चन भी आपको क्या रखना होगा, ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो हमारा सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन अगर किसी दिन आपसे पूछता है तो वर्ष 2020-21 में हमने क्या किया था, सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन किया था। ठीक, अब देखो बजट से बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है कि अब आपके क्वेश्चन आएंगे। इसमें मैंने बता दिया कि हमारा जो सबसे ज्यादा रुपया आता है वो केंद्र से सहायता अनुदान के रूप में आता है। ठीक है, केंद्र से। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ टोटल टैक्स से देखोगे फिर टोटल टैक्स हो जाएगा, और सिर्फ अगर राज्य सरकार के टैक्स से देखोगे तो फिर उसका आंसर नहीं होगा राज्य सरकार। ध्यान रखना, अगर आपसे टोटल टैक्सेस पूछता है डायरेक्ट इंडायरेक्ट, तब तो सबसे ज्यादा इनकम हमारी वो होगी, और सिर्फ ये पूछता है कि राज्य के कर, स्टेट के, जिसमें सेंट्रल के कर नहीं है, जीएसटी वगैरह नहीं है, जो SGST होता है जो दोनों में बढ़ता है ना, वो अगर हटा दे, सिर्फ राज्य के अपने दोगे तो फिर केंद्रीय अनुदान हमारा सबसे ज्यादा होगा। और राज्य का सबसे ज्यादा पैसा किस में जाता है बच्चों, वेतन भत्ते मजदूरी इन चीजों में जाता है। ठीक है, ये तो छोड़ दो, उतना इंपोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा मैंने ये आपको बता दिया, हाँ एक क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखना है बच्चों, मैंने पहले भी पढ़ाया था, जेंडर बजट। जेंडर बजट मेरे ख्याल से ये 2006-07 के आसपास सबसे पहले पेश किया गया था, जेंडर बजट। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था 2007-08 में सबसे पहले पेश किया गया, लेकिन शायद इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले 5 या 6 वाले फाइनेंशियल ईयर में आया था। एक बार ना थोड़ा सा जेंडर बजट पढ़ लेना आप। ठीक है, किस मतलब फाइनेंशियल ईयर में जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया, या इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले जेंडर बजट का कब आया। उत्तराखंड में नहीं, वैसे भी कह रहा हूं मैं, देश में भी ध्यान रखना है। ठीक है, इस चीज को देश में भी आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान में रखना। अब हमने बच्चों एक ये क्वेश्चन ध्यान रखना, जो हमारा राजकोषीय घाटा होता है, फिस्कल डेफिसिट, उसको जीडीपी का कितना लाने का हमारा अनुमान है, 2.72%। ठीक है, तो लिखो बजट में, मतलब उत्तराखंड के बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितने का अनुमान है, फिस्कल डेफिसिट कितना रखा जाएगा, राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2 कितना परसेंटेज बताया मैंने, 2.72%, सब लिखाया हुआ आपको। ठीक है, 2.72% जीडीपी का इतना हम लोगों ने क्या रखना है बच्चों, टारगेट रखा हुआ है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ ही आपका एरोमेविलिया। ठीक है, ये बेसिकली बच्चों ये वाला पोर्शन है आर्थिक सर्वे वाला। ठीक है, आर्थिक सर्वे वाला पोर्शन है, इसको ध्यान रखना। आज क्या बार है,
बुधवार बृहस्पतिवार एक और क्लास आएगी आपकी, जिसमें उत्तराखंड के अपने आप में सरकारी आंकड़ों पे आधारित महत्वपूर्ण तथ्य वाला जो मैंने कराया था वो मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। उसमें कुछ क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। उसके बाद एक क्लास हम लोग नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर की फ्राइडे को करके क्लोज कर देंगे। सैटरडे को आपको शुभकामनाओं सहित एक वीडियो मिलेगी। संडे को हम लोग एग्जाम का मतलब पैटर्न देखेंगे कैसा था क्या था, उसके बाद उस पर डिस्कस करेंगे। आप एक बार इसको देख लेना। देखो, जो ये सोच रहा है कि सर ने लिखाया नहीं थी जल्दी क्या पढ़ाने, उनसे मैं कहूंगा कि आप नए आए होंगे, शायद आपको पता नहीं होगा, ये सारी क्लासेस कराई गई हैं, ठीक है। ये आपका सिर्फ और सिर्फ समय बचाने के लिए विद इन हाफ आवर अगर आप सुने भी रहेंगे तो कई चीजें आपको सुने सुने याद हो जाएंगी। ईयरफोन डालिए, काम करते रहिए, बैठे रहिए, एंजॉय कीजिए। आप जिस दिन पेपर देने जाएंगे ट्रैवल करते टाइम भी आप ईयरफोन डाल के ये सुनेंगे, शायद आपका कहीं ना कहीं फायदा हो जाए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।